नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज। प्राइम मिनिस्टर हैंड्स ओवर इंडिजीनियस अर्जुन MK-1A टैंक टू आर्मी। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चेन्नई गए। चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में उन्होंने आर्मी को हमारा इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक अर्जुन MK-1A दिया। ये जो अर्जुन MK-1A का मॉडल था, इसको बेसिकली जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चेन्नई में मोदी जी ने आर्मी को दिया। इसको रिसीव किसने किया? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने इस टैंक के मॉडल को रिसीव किया। इस टैंक को बनाया किसने? तो इसको डिजाइन और डेवलप किया है चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, जो कि बेसिक एक यूनिट है डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। मिस्टर मोदी जी साउथ इंडिया की एक विजिट पे हैं, जिसमें पहले वो चेन्नई जाएंगे। चेन्नई में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट करेंगे और फिर वो केरला चले जाएंगे। इस पर्टिकुलर दिन पे 14 फरवरी पे भाई कहीं ना कहीं मोदी जी ने हमारे पुलवामा अटैक के मार्टियर्स को भी याद किया। आपको पता है, अगर डिफेंस कॉरिडोर्स की बात की जाए तो इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। तो यही वहां में मोदी साहब ने बोला कि वन ऑफ द 2 डिफेंस कॉरिडोर्स इज इन तमिलनाडु। इस तमिलनाडु वाले डिफेंस कॉरिडोर को ऑलरेडी 8,100 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है और कहीं ना कहीं हमने एक और वॉरियर को नेशन को डेडिकेट किया। ये कौन से वॉरियर की बात कर रहे हैं? तो ये जो टैंक है अर्जुन MK-1A, उसकी बात हो रही है। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि इस अर्जुन MK-1A टैंक को देख के हम लोग कहीं ना कहीं भाई अपने देश की आर्म फोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी बातें। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु ऑलरेडी लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का, ये भी बोला मोदी साहब ने। अगर बात करें मॉडल बैटल टैंक की टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो नो डाउट ये जो अर्जुन वाला टैंक नया आया है, ये हमारे पुराने और कंटेम्प्रेरी मेन बैटल टैंक से थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसका जो वेपन प्लेटफॉर्म है, इसका सुपीरियर फायर पावर है, हाई मोबिलिटी है, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है, क्रू कंफर्ट है। 14 मेजर अपग्रेड्स हैं इसमें पुराने टेम्पो के कंपैरिजन में। ठीक है भाई। डिफेंस कॉरिडोर की बात की जाए तो भाई 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं, एक है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दूसरा है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश डिफेंस एस्टैब्लिश्ड ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी सिटीज आती हैं। तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में चेन्नई, होजूर, सालेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली आती है। डिफेंस कॉरिडोर क्या है? तो इट इज अ रूट और अ पाथ along which domestic productions of defense equipments by public sector, private sector, MSMEs are lined up to enhance the operational capability of defense forces। यानी कि भाई एक ऐसा पाथ है जहां पे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लगातार मैन्युफैक्चर किया जाएगा पब्लिक सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, MSMEs के द्वारा, ताकि हमारी डिफेंस सेक्टर्स की, डिफेंस फोर्सेस की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एडवांस अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर करिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, तो आप हेल्प कर सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको जेन्युइन नोट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, एडिटोरियल की PDF के लिए, जो बाकी मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी PDF के लिए। फिर नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको बेसिकली इस आर्टिकल में पता चलेगा कि सरकार को एक्चुअली में ये जो MSP प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चीज़ें जो सरकार खरीदती है, वीट और राइस, वैसे तो बेसिकली 23 क्रॉप्स आती हैं, बट जो वीट और राइस खरीदते हैं मेनली MSP में, उसका सरकार को कितना खर्चा आता है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? देखिए, वीट को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर खरीदा जाता है, वहां पे सरकार का खर्चा आता है 29.94 रुपए प्रति केजी, और राइस जो सरकार खरीदती है 1 किलो PDS सिस्टम के अंदर, उसमें सरकार को खर्चा आता है 42.94 केजी। ये आएगा 2021-22 में। पिछले साल ये कितना था? 27.4 रुपए प्रति केजी फॉर वीट, यानी 2020-21 में, 2020-21 के MSP में जो खर्चा था पर केजी वीट का वो 27.4 रुपए प्रति केजी और राइस का 39.99 रुपीज प्रति केजी, और 2021-22 में ये 29.94 रुपीज पर केजी होने वाला है वीट के केस में, और 42.94 रुपीज पर केजी होने वाला है राइस के केस में। और ये टोटल खर्चा है सरकार का। ये पैसा पूरा फार्मर के पास नहीं जाता है, वो मैं अभी आपको समझाता हूं। अब ये जो ओवरऑल खर्चा है सरकार का, ये खर्चा एब्सोल्यूट नंबर्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली अगर आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे ध्यान दें। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि 2013 के समय पे लाया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर, ये देश के 81.35 करोड़ पीपल को कवर करता है।
जो कि लमसम 67% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है, 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन है। तो जो लोग भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं उनको हर महीने 5 किलो पीडीएस व्हीट या राइस दिया जाएगा। पीडीएस व्हीट और राइस किस दाम पे बिकता है? तो 2 रुपए प्रति केजी पे व्हीट बिकता है और 3 रुपए प्रति केजी पे राइस बिकता है अंडर एनएफएसए। तो एनएफएसए हमारे देश के लगभग 81-82 करोड़ लोगों को कवर करता है और उसके चलते 5 किलो राइस 2 रुपए और 3 रुपए प्रति केजी पे बेचा जाता है। आप समझिए यहाँ पे बात को। एनएफएसए के अंदर व्हीट बेचा जा रहा है 2 रुपए प्रति केजी पे और 2021-22 में व्हीट को एमएसपी पे प्रोक्योर करने की कॉस्ट कितनी आ रही है सरकार की? 29.94 रुपए प्रति केजी। उसी तरीके से एनएफएसए में राइस बेचा जाता है 30 रुपए प्रति केजी पे, 3 रुपए प्रति केजी पे, और एमएसपी के अंदर 2021-22 में राइस को प्रोक्योर करने की कॉस्ट कितनी आ रही है सरकार की? 42.95 रुपीस प्रति केजी। यानी व्हीट को एमएसपी के अंदर लेने में सरकार को देने पड़ेंगे 29.94 रुपए प्रति केजी, मिलेंगे केवल 2 रुपए। यानी सरकार की जेब से खर्चा कितना होगा 1 किलो व्हीट पे? 27.94 रुपए प्रति केजी का। उसी प्रकार से एनएफएसए के अंदर जो भी राइस बांटा जाएगा उस पर मिलेंगे 3 रुपए प्रति केजी और सरकार का खर्चा कितना है? 42.94 रुपीस प्रति केजी का। यानी सरकार को कितने मिलेंगे? 39.94। और इस पूरी पीडीएस के मैकेनिज्म को सस्टेन करने के लिए जो खर्चा होगा सरकार का वो अलग। तो सरकार को इन सब्सिडीज में बहुत नुकसान है मॉनेटरली। अब कुल मिला के इस 29.94 रुपीस प्रति केजी जो व्हीट है और 42.94 रुपीस प्रति केजी जो राइस है, जो कि टोटल कॉस्ट आ रही है सरकार की, उसमें से कौन सी चीज में कितनी कॉस्ट है? तो एफसीआई को बहुत सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बात करो तो इस 29.94 रुपए प्रति केजी जो कि व्हीट में इनकर कर रही है आपका एफसीआई, उसमें से लगभग 19.21 रुपए जाता है फार्मर के पास। 3.2 रुपए प्रोक्योरमेंट में खत्म करती है सरकार। तो गनी बैग जिसमें उस व्हीट को स्टोर किया जाएगा, मार्केट फीस जहां पे वो व्हीट बेचा जाता है, अरहतिया का कमीशन, जो मिडिलमैन होते हैं एग्रीकल्चर मार्केट में उनका कमीशन, लेबर और बाकी मंडी के एक्सपेंसेस, इनमें सरकार का खर्चा होता है लगभग 3 रुपए 20 पैसे प्रति केजी का व्हीट के केस में। और हैंडलिंग, फ्रेट, स्टोरेज, इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में 7 रुपए 53 पैसे प्रति केजी खर्चा आता है सरकार का। तो 29.94 रुपए प्रति केजी जो व्हीट के प्रोक्योरमेंट में सरकार झेलती है, उसमें से 19 रुपए 21 पैसे फार्मर्स के पास जाते हैं, 3.2 रुपए प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स हैं और 7.53 रुपए फ्रेट, हैंडलिंग, स्टोरेज, इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। ये तो हो गई व्हीट की बात। राइस की बात की जाए तो 42.94 रुपीस पर केजी जो राइस के लिए दिए जा रहे हैं, उसमें से किसान के पास जा रहा है 27 रुपए 90 पैसे, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल से 4 रुपए 85 पैसे प्रति केजी और जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो है 10 रुपए 19 पैसे प्रति केजी। अब देखिए सरकार का जो खर्चा है ना एमएसपी प्रोक्योरमेंट में, वो किसी भी तरीके से कम होता नजर नहीं आ रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और खास बात दोस्तों ये कि ये खर्चा इन सेंट्रल पूल को मेंटेन करने में भी जाता है। बहुत सारा राइस और व्हीट अगर सरकार के पास भरा पड़ा रहता है तो वो खराब भी हो रहा होता है, तो बहुत सारा सड़ जाता है, उसका नुकसान। दूसरी बात, सरकार और पब्लिक स्टॉक्स खरीदती जा रही है, पुराना स्टॉक खत्म नहीं हो रहा है। ये अलग बात है कि सरकार ने ऐसी बहुत सी स्कीमें चला रखी है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, और बहुत सी ऐसी स्कीम चला रखी है जिसके चलते सरकार खुले दिल से इन फूड ग्रेन्स को कम पैसे पे लोगों के बीच में बांट रही है। बट फिर भी कहीं ना कहीं जो सरकार का पूल है, जो सरकार का स्टोरेज एफसीआई में, वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप 2020-21 के खरीफ मार्केटिंग सीजन की बात करिए, जो कि अक्टूबर सितंबर आपका ये जो चल रहा था 2020 में, ठीक है, तो अक्टूबर सितंबर के समय पे जो खरीफ मार्केटिंग सीजन आया है, और आगे आने वाले समय में जो राबी का मार्केटिंग सीजन आएगा अप्रैल से, यहां पे जबरदस्त तरीके से परचेजिंग करेगी सरकार। एज ऑन February 11 गवर्नमेंट एजेंसीज 2020-21 के खरीफ मार्केटिंग सीजन में 63.3 मेट्रिक टन चावल खरीद चुकी हैं। ठीक है भाई, पिछले साल 2019-20 में 54.8 मेट्रिक टन खरीदा था, इस बार 63.6 मेट्रिक टन खरीदा था, क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मर्स को और एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश देना चाहती है सरकार कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे। और अभी तो वैसे भी फार्मर का एजिटेशन चल रहा है, तो ये जब राबी मार्केटिंग सीजन आएगा तो वहां पे भी एमएसपी में बहुत जोरों शोरों से सरकार खरीदारी करेगी, क्योंकि अभी के लिए देश को और फार्मर्स को भरोसा दिखाना है कि हाँ भाई एमएसपी में हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं।
बट इस पूरे स्टैटिस्टिक को देख के पता चल रहा होगा, खासकर ये जो सब्सिडी देनी पड़ रही है सरकार को प्रति केजी व्हीट और राइस की, उसको देख के आपको ये मालूम पड़ रहा होगा कि सरकार का खर्चा भाई सही में बहुत ज्यादा हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये जो एमएसपी जैसी चीजें हैं ये फीजिबल नहीं है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, पीडीएस में, बफर स्टॉक में ये पर्टिकुलर वीडियो और न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है फॉसिल्स ऑफ डिकिंसोनिया फाउंड एट भिम्बेटका। देखिए भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स ये समवेयर 40 किलोमीटर दूर है भोपाल के शहर पे, और वहां पे 3 फॉसिल्स मिले हैं अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल के, जिसको आप बोलते हो डिकिंसोनिया। ये 550 मिलियन ईयर ओल्ड है, 55 करोड़ साल पुराना है ये डिकिंसोनिया नाम का लिविंग एनिमल। अगर इसका जो फॉसिल मिला है इसकी आप इमेज देखो तो कुछ इस प्रकार के आपको इसकी इमेज दिख रही है। ये फॉसिल पाया गया है डिकिंसोनिया का, कहां पे? भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स में भोपाल के पास। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इसको एक वाइट लीफ लाइक पैचेस, यहाँ पे देखिए आपको एक लीफ लाइक पैच तो दिख ही रहा है, ये एक लीफ लाइक पैच नजर आ रहा है बीच से। तो बेसिकली एक प्रकार का जानवर का फॉसिल है और ये जानवर 55 करोड़ साल पहले रहता था। ये जो डिस्कवरी है ये गोंडवाना रिसर्च नाम के एक जर्नल में छपी हुई है और ये जो पर्टिकुलर फॉसिल पाया गया है ये ऑडिटोरियम केव में पाया गया है। ये जो भिम्बेटका है दिस इज अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। ठीक है भाई। यहाँ पे जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भोपाल इंचार्ज थे तपन पाल, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है और इन्होंने बोला कि ये वाला जो पर्टिकुलर फॉसिल है दिस इज द ओनली फॉसिल फाउंड इन द कंट्री, और ऐसे फॉसिल्स ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं। आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फॉसिल्स देखे गए हैं, इंडिया में ऐसे फॉसिल्स देखे गए हैं, और छपा कहाँ पे है? ये छपा है ये आपका गोंडवाना रिसर्च नाम के जर्नल में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि जो डिकिंसोनिया है ये गोंडवाना लैंड में पाया जाता था, और ये जो गोंडवाना लैंड टूट के आज इतनी दुनिया में फैल गया उससे पहले पाया जाता था। यहाँ देखिए ये पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था, ये बीच से टूट गया तो ये था गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड जब आपस में टूटना शुरू हुआ तो अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका बना, इंडिया बना, एंटार्क्टिका बना और ऑस्ट्रेलिया बना। तो पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे जब सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया। बाद में गोंडवाना बना तब भी जुड़े हुए थे। गोंडवाना टूटा, इंडिया आज की डेट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच चुका, ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फीयर में रह गया। लेकिन इस गोंडवाना के टूटने से पहले ही एग्जिस्ट करता था ये डिकिंसोनिया। समझ गए आप बात को? पैंजिया कब था? 250 मिलियन ईयर्स अगो। आज का प्रेजेंट डे स्टेटस ऐसा है, और ये फॉसिल कितना पुराना है? 550 मिलियन पुराना है। तो जिस समय पे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था उस समय पे डिकिंसोनिया नाम का जानवर एग्जिस्ट करता था। तो उस समय पे पैंजिया बड़े सुपर कॉन्टिनेंट पे एग्जिस्ट करता था, समझ गए? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इससे पता चलता है कि एक समय पे ये जो गोंडवाना लैंड जो जुड़ा हुआ है वो उस समय पे जुड़ा हुआ था। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट की जो कहानी है वो बिल्कुल सही है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में पर्टिकुलर डिकिंसोनिया वाली न्यूज आपको काम आएगी। फिर एक और न्यूज निकल के आ रही इजिप्ट से। न्यूज क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट अनअर्थ एंशिएंट बियर फैक्ट्री इन अबाइडोस। तो भाई अबाइडोस नाम की जगह है आपकी इजिप्ट में। अगर आप नक्शा देखोगे तो इजिप्ट आपको ये नक्शा नजर आ रहा है, इधर रेड सी है, यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, ये कायरो है। कायरो से आपकी नील नदी पास से बहती हुई जाती है। नील नदी में नीचे की तरफ आते जाओगे तो यहाँ पे आपको अबाइडोस दिखेगा। एक बहुत ही रिच कल्चरल सेंटर है। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करिए तो अबाइडोस इजिप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अबाइडोस में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टियन आर्कियोलॉजिस्ट दोनों लगे थे, और इन्होंने एक फैक्ट्री खोज निकाली है, अनअर्थ करी है, जिसको बोला जा रहा है कि दिस इज ओल्डेस्ट नोन बियर फैक्ट्री। और ये जो ओल्डेस्ट नोन बियर फैक्ट्री है इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एक टॉप एंटीक्विटीज ऑफिशियल ने यहाँ पे ये बोला है। मुस्तफा वजीरी जो कि सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के, उन्होंने बोला है कि ये जो बियर फैक्ट्री है ये अबाइडोस नाम की जगह पे पाई गई, और अबाइडोस एक एंशिएंट बरियर ग्राउंड था जो कि नील नदी के वेस्ट में जो डेजर्ट है और कायरो के साउथ में 450 किलोमीटर जाने पे जो अबाइडोस नाम का शहर मिलता है यहाँ पाया जाता है। इस समय पे इस रीजन में किंग नारमेर का राज था। किंग नारमेर को एंशिएंट इजिप्ट के यूनिफिकेशन के लिए जाना जाता है। ही वाज एक्टिव इन द टाइम पीरियड ऑफ 3150 BC टू 2613 BC। हालांकि ये पूरी की पूरी फर्स्ट डायनेस्टिक पीरियड को 3150 से 2613 BC में कवर किया जाता है। किंग नारमेर एक छोटे से समय में राज कर रहा था। एंशिएंट इजिप्ट में अबाइडोस में बहुत प्रकार की सिमिट्रीज और टेम्पल्स पाए जाते हैं,
और ये इजिप्ट की हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे एंशियंट बियर फैक्ट्री मिली है। तो वन लाइनर में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे पुरानी बियर फैक्ट्री रिसेंटली कौन सी कंट्री में या कौन से शहर में पाई गई, तो अबाइडोस और इजिप्ट दोनों याद रखिएगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज़, सेनेट ने एक्विट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इंसरेक्शन के बेसिस पे इंपीचमेंट के चार्जेस चालू किए गए थे। पहले ऐसे यूएस प्रेसिडेंट हैं जिनके अगेंस्ट 2 बार इंपीचमेंट शुरू किया गया, एक बार तो जिस समय पे वो ऑफिस में थे और एक बार उनका यूएस प्रेसिडेंट नहीं रहने के बाद। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक्विट कर दिया यूएस सेनेट ने। यूएस सेनेट ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच नहीं किया है। इनको इंपीच क्यों किया जा रहा था? ऐसा कहा जा रहा था कि इन्होंने इंसरेक्शन को इंसाइट किया है, मॉब वायलेंस को इंसाइट किया। 6 जनवरी को जो अटैक हुआ था यूएस कैपिटल बिल्डिंग को, इसको भड़काने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। तो काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखी गई, डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस देखी गई, सेनेट में वोटिंग हुई। सेनेट में 100 मेंबर्स की वोटिंग में कम से कम अगर 67 वोट्स फेवर अगेंस्ट में जाते आपके डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इम्पीच हो जाते। अगर ये इम्पीच हो जाते तो ये कभी भी प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए नहीं लड़ सकते थे। लेकिन 57-43 वोट किया गया और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच नहीं हो पाए हैं। 7 रिपब्लिकन्स ने इनको इम्पीच करने के फेवर में वोट किया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिफेंस था मिस्टर ट्रंप का, उसने ये बोला कि भाई देखिए, जो कमेंट्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनसे आप ये मत समझिए कि ये इंसरेक्शन हो गया। ये इंसरेक्शन तो वैसे भी होना था और डोनाल्ड ट्रंप अपने कमेंट देने के लिए फ्री हैं अकॉर्डिंग टू हिज राइट ऑफ फ्री स्पीच बाय फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को एक्विट कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप भाई वाइडली पॉपुलर है, 74 मिलियन वोट्स उन्होंने जीते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन मेंबर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, पूरे चांसेस है कि अब ये इम्पीच नहीं हुए हैं तो अगली बार जब इलेक्शंस होगा तो रिपब्लिकन्स की तरफ से फिर से हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही खड़े हो जाएं। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर सबके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से ओपनली पंगा ले लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज स्टिल वेरी इमेंसली पॉपुलर इन यूएस। यूएस का एक बहुत बड़ा कंजर्वेटिव तबका है जो पूरी तरीके से आंख बंद करके अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट कर रहा है और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पॉलिटिकल एक्टिव है। तो सबके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से पंगा ले पाए। जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मत जाइएगा। गुड बाय।